साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जुड़ा हुआ है आपके बेसिक अधिकारों से। एक स्टोरी लेकर हम चलते हैं ताकि हमें चीज़ समझने में ईजी रहे। साथियों हम में से कुछ लोग बैंक में हो सकते हैं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं जो कि डील करता है विथ फाइनेंस, मीन्स उधार देना या कोई व्हीकल फाइनेंस करना। और अल्टीमेटली हम पर ये आरोप लग जाते हैं कि आपने कंसर्न्ड व्यक्तियों से मिलाभगती करके बेईमानी करी है और इतना लोन आपने एडवांस कर दिया जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी। अल्टीमेटली वो लोन रिकवर नहीं हुआ और बैंक का पैसा जो है आपने डुबो दिया। और बात सही भी है भाई, बैंक का पैसा हमारा पैसा है, मीन्स आम जन का पैसा है। जो कंसर्न बैंकर्स हैं या बैंक कर्मचारी हैं उनकी ये ड्यूटी है कि उस पैसे का सदुपयोग करें। जिसे आवश्यकता है उसे देने से पहले ये भी सुनिश्चित कर लें कि पैसा जो है रिकवर हो पाएगा। अगर रिकवर नहीं होता है तो वहाँ पर बैंक को लॉस होता है, फिर बैंक को सरफेजी में या सिविल सूट में जो है जाना पड़ता है। तो ये टाइम बहुत कंज्यूम होता है और अल्टीमेटली जो आम जनता है उसका पैसा भी यहाँ पर खुर्द-बुर्द होने की पोजीशन रहती है। पर साथियों जब इस देश का कानून में पढ़ता हूँ तो बड़ी हंसी आती है कि ऐसे लोग जिन्होंने भारी भरकम लोन ले लिया बैंक से और वो लोन चुका नहीं पाए, उनको सरकार ने जो है लोन माफ़ कर दिया तो कुछ नहीं बिगड़ा। बट एक छोटे आदमी ने लोन लिया, वो लोन चुका नहीं पाया, उस पर गंभीर कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं और अल्टीमेटली कंसर्न बैंकर को भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तुमने उसकी जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसको आकलित किए बगैर क्षमताओं से बियॉन्ड जाकर उसको लोन दे दिया। अब वो लोन रिकवर नहीं हो पाया, इससे तुम भी जिम्मेदार हो, वो भी जिम्मेदार है। ये बात सही नहीं भाई। नियम अगर सबके लिए इक्वल है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो मॉडस है वो सबके लिए जो है बराबर होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए कई बार ये कहा भी जाता है कि इस देश में कानून तो है पर गरीबों के लिए, क्योंकि कानून गरीबों पर राज करता है और अमीर कानून पे। ये बहुत सच्ची बात है, एक्सेप्ट करनी होगी। साथियों एक जजमेंट हमें राह दिखाता है इसी बीच। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सीबीआई बनाम नरेंद्र लाल जैन इस जजमेंट का नाम है। जजमेंट है 28 फरवरी 2014 का। इस जजमेंट में खास बात क्या है कि डिस्चार्ज का फैसला जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील रखा। इवन ट्रायल कोर्ट ने कंसर्न चार्जशीट में इंटरवीन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और चार्जेस जो है फ्रेम कर दिए। साथियों इस केस में जो कंसर्न अक्यूज पर्सन्स थे ये जुड़े हुए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। ये बैंकर से नौकरी जो है अपनी आराम से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और यूजुअली होता क्या है कि सुबह उठे, बैंक आप गए, अपना काम निपटाया, शाम को जो है घर आ गए। पर इतनी आसान नहीं है बैंक की जॉब करना। जो लोग बैंक की जॉब करते हैं उनके सिर पर होता है कांटों का ताज। लगता अच्छा है भाई वाइट कॉलर जॉब है, बट एक रुपया भी ऊपर नीचे हो गया तो इनकी जान निकल जाती है। और कस्टमर ने विवाद कर दिया आके तो फिर इन पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है सो अलग। तो इसलिए बहुत कठिन और कॉम्प्लिकेट जॉब है बैंकर्स की। तो मेरा नमन है और प्रणाम है उन सभी बैंकर्स को कि जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत मुश्किल दौर से आप लोग गुजरते हो, जनता की सेवा करते हो और फिर भी लोग जो है आपको भला बुरा कहते हैं, उसको आप जो है सहन कर लेते हो। खैर जो भी है साथियों, इस मामले में जो कंसर्न बैंकर्स है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, इन पर ये आरोप था कि इन्होंने जो क्षमताएं हैं उसको रीपे करने की लोन को उससे बियॉन्ड जाकर जो है लोन दे दिया। तो दे एडवांस मोर मनी एंड दे एडवांस इट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न बोरोवर। वो लोन रिकवर नहीं हुआ। तो इस मामले में सीबीआई ने इंटरवीन किया, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, कंसर्न जो गवाह थे उनके बयान लिए और ये पाया कि जो भी लोन दिया गया वो क्षमताओं से बियॉन्ड था, जिस कारण इन लोगों ने जो है जालसाजी करी है और अल्टीमेटली कंसर्न बैंक को जो है नुकसान पहुंचाया। और कंसर्न बैंक जो है स्टेट का प्रतिनिधि है, जिस कारण स्टेट जो है यहाँ पर अफेक्ट हुआ है। मामले में एफआईआर दर्ज हुई, सेक्शन 420 आईपीसी, 120 भी आईपीसी और धारा 5 सब क्लॉज 2 पीसी एक्ट, जिसको हम कॉमनली धारा 13 सब क्लॉज 2 पीसी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। कार्रवाई चलती गई, सीबीआई जो है बयान लेती गई। और सीबीआई का एक विशेष पैटर्न है, एक बयान को 3 बार खींचती है सीबीआई, ये मैंने देखा है इनकी फाइलों में। और अल्टीमेटली इस मामले में इन्होंने जो है चार्जशीट फाइल कर दिया। अब मामला जब ट्रायल कोर्ट में गया तो डिस्चार्ज जो है फाइल हुआ। कंसर्न जो आरोपी गण थे उनका कहना यह था कि बेसिकली एक सिविल डिस्प्यूट है बैंक और कंसर्न बोरोवर के बीच में। ज़रा सोचिए आप कि अगर बैंक ने पैसा दिया और वो रिकवर नहीं हो पाया तो बैंक के पास रेमेडी क्या है? टू फाइल अ सिविल सूट और टू फाइल प्रोसीडिंग एज पर सरफेस यही। तो इसमें बैंक अपना पैसा अगर रिकवर करता है अपने हिसाब से और कुछ पैसा छोड़ता भी है और अल्टीमेटली कंसर्न बोरोवर और बैंक के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कोई भी लॉस जो है बैंक को नहीं हुआ है, इस बात को खुद अश्योर करता है बैंक कोर्ट को भी।
इन द कॉम्प्रोमाइज डिग्री, तो वहाँ पर हम दोषी कैसे हो गए? हमने काम किया बैंक के बिहाफ पे, ये फैक्ट एडमिटेड है। हमने लोन दिया बैंक के बिहाफ पे, ये फैक्ट भी एडमिटेड है। लोन रिकवर नहीं हुआ, ये फैक्ट भी एडमिटेड है। हम पर फौजदारी कार्रवाई हुई, ये फैक्ट भी एडमिटेड है। पर जब बैंक ने सिविल सूट फाइल किया तो पैसा रिकवर हो गया, तो उसमें लॉस क्या हुआ? जबकि रॉन्गफुल लॉस एक बेसिक एलिमेंट है सेक्शन 420 आईपीसी का। अगर रॉन्गफुल लॉस नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में किसी भी रूप में हमें अभियोजित नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने की बात नहीं मानी, ये पहुंच गए फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन्होंने एक बात कही कि इस केस से पहले 2 केस ऐसे थे कि जिसमें कंसेंट मामलों में ऐसा माना गया कि डिस्प्यूट जब बैंक और बॉरोवर के बीच में सिविल डिस्प्यूट है, पैसों के लेन देन का मामला है और अल्टीमेटली पैसा रिकवर हो गया है, तो वहाँ पर कोई भी फौजदारी कार्रवाई कंटिन्यू नहीं रख सकते। और कंटिन्यू करते हैं तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस होगा। तो कोर्ट ने वहाँ पर कार्रवाइयों को जो है रद्द कर दिया। एक जजमेंट तो है 2003 का PS जोशी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, और दूसरा है 2008 का निखिल मर्चेंट बनाम CBI का। इन दोनों ही मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस वर्तमान मामले की तरह थे। CBI जो है पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उसका कहना यह था कि सेक्शन 482 की पावर जो है ये लिमिटेड है और ऐसे सेटेड लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि इट शुड बी एक्साइज एक्सप्रेंगली। तो जब मामले में CBI ने चार्जशीट दी है तो उसको नकारते हुए डिस्चार्ज करना गलत था। बेटर कोर्स क्या था कि ये लोग ट्रायल फेस करते और अपना इनोसेंस जो है साबित करते, तो इस मैटर को ट्रायल के लिए पुटअप किया जाए। तो कोर्ट का कहना यह था कि ट्रायल के लिए तब मैटर पुटअप करेंगे जब प्रथम दृष्टया मामला बनता हो कि क्राइम हुआ है। अगर क्राइम ही नहीं हुआ है तो वी कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू फेस द ट्रायल। और सबसे अच्छी बात ये थी इस केस में कि 3 अक्यूज थे और एक जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग एक्सपायर हो चुका था। 2 जो अक्यूज थे वो बहुत परेशान थे और प्रोसीडिंग्स को जो है फेस कर रहे थे। तो कोर्ट ने हर फैक्ट्स का, सर्कमस्टेंसेस का अवलोकन किया और कोर्ट ने 6 ऐसे बिंदु दिए जो हर पब्लिक सर्वेंट को मालूम होने चाहिए अगर वो डील कर रहा है उस सेक्टर में जो कि जुड़ा हुआ है बैंकिंग से या फाइनेंस से। सबसे पहले बात कि अक्सर ऐसा होता है कि बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन दे रहा है या कोई पैसा दे रहा है तो पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा ये एक संभावना है। हालांकि बैंक सारे प्रोटोकॉल लेता है पैसा रिकवर करने के लिए, बट इस बात की संभावना है कि पूरा पैसा रिकवर ना हो पाए। अगर पैसा रिकवर नहीं हुआ है तो रेमेडी क्या है? सिविल सूट या सरफेसी कानून के तहत कार्रवाई। अगर सिविल डिस्प्यूट है और सिविल कानून के तहत रेमेडी है तो वहाँ पर फौजदारी एक्शन लाए नहीं करता है। दूसरी बात, सेक्शन 420 आईपीसी तब एप्लीकेबल है कि जब अपराध हुआ हो। जब सिविल डिस्प्यूट है तो ऐसी स्थिति को हम अपराध नहीं मान सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 120B आईपीसी के लिए आवश्यक है कि देयर इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ कह देने से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होती है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट कि इनलीगल एक्ट हुआ है बाय कॉलिजन, जिसके लिए दोनों ही पक्षकार राजी हैं और उन्हें कोई फायदा इस कॉन्टेस्ट में हुआ है। जब तक रॉन्गफुल बेनिफिट का एलिमेंट फाइल पे नहीं होगा तब हम 120B को प्रिज्यूम नहीं कर सकते इन कॉन्टेक्स्ट विद सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। चौथी बात यह है कि जब आरोप है क्रिमिनल मिसकंडक्ट के, खासकर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 या सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 PCAT के लाइट में, तो वहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट रहा है कंसर्न पब्लिक सर्वेंट का। अगर लोन दे दिया, लोन रिकवर नहीं हुआ, सिविल रेमेडी है, सिविल रेमेडी अवेल भी कर ली बैंक ने, पैसा रिकवर भी हो गया, कॉम्प्रोमाइज भी हो गया और बैंक संतुष्ट है कि पैसा रिकवर हो गया है, तो वहाँ पर क्रिमिनल मिसकंडक्ट को नहीं माना जा सकता। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि रेमेडी क्या लाई करती है किसी क्राइम के अगेंस्ट। अगर रेमेडी सिविल सूट में है और रेमेडी अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर्ली एग्जॉस्ट हो गई है, तो वहाँ फौजदारी कार्रवाई को रद्द कर देना चाहिए। छठी इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है कि बैंक और बोरोवर राजी हो गया या इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस का वो या कंसर्न बोरोवर राजी हो गया, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैटर को सॉल्व कर लिया, बट चैन नहीं पड़ता एंटी करप्शन या CBI को, नहीं भाई मामला बनाओ, इन लोगों ने मिसकंडक्ट किया है। तो कहते हैं भैया मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब बोरोवर और बैंक की राजी है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, बैंक को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो CBI क्यों टांग अड़ाती है समझ में ये नहीं आता है। ऐसे मामलों में डिस्चार्ज जो है हम फाइल कर सकते हैं। तो साथियों ये जजमेंट केवल जजमेंट नहीं, इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है इसको अगर फॉलो कर लिया हमने तो निश्चित तौर पर हम राहत ले सकते हैं। तो कुल मिला के इस फैसले के जरिए उन लोगों को राहत लेनी चाहिए जिनके विरुद्ध सेक्शन 13(1)D 13(2) PCAT का मामला है, रंगे हाथों नहीं पकड़े गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज है, ऑडिट प्रॉपर नहीं हुई है या ऑडिट हुई नहीं है, क्लियर है। और इसके अलावा क्या एक्चुअल लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो और CBI। तो ऐसे सिनेरियो में इस जजमेंट का हम फायदा ले सकते हैं और डिस्चार्ज को जो है वहां पर हम प्रेस कर सकते हैं। तो चीजें वही हैं, सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है कि कैसे आप प्रेस करते हो, किस तरह से वर्कआउट करते हो। तो जल्दी मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।